मॉर्निंग बच्चों, गामा फिजिक्स क्लासेज में आपका स्वागत है। और आज की क्लास जो होगी क्लास 12th के लिए ये चैप्टर नया शुरू हो रहा है, वैद्युत चालन, इलेक्ट्रिकल कंडक्शन, वैद्युत चालन। इसमें जो टॉपिक्स होंगे वो इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है, वैद्युत धारा क्या होती है, और फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट, वैद्युत धारा का मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल, वैद्युत चालन का मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल क्या है, ये इस पर डिस्कस होगा। ये मीन फ्री पाथ, औसत मुक्त पथ क्या होता है, और रिलैक्सेशन टाइम, रिलैक्सेशन टाइम माने होता है श्रांति काल, श्रांति काल। और फिर यह है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी को अनुगमन वेग या अपवाह वेग कहते हैं। तो ये इतने टॉपिक्स पर आज डिस्कस होगा। सबसे पहले नंबर आता है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट क्या है? देखिए, जब किसी वैद्युत परिपथ में स्विच ऑन किया जाता है तो विद्युत धारा बहने लगती है। तो विद्युत धारा है क्या, इसके बारे में बताएंगे। विद्युत धारा क्या है? देखिए, वास्तव में वैद्युत सेल जो होता है वो चाहे जैसा सेल हो, चाहे लेक्लान सेल हो, चाहे कोई भी सेल हो, हर सेल का कॉन्सेप्ट एक ही होता है कि ये कोई दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं, इसके बीच में यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट भरा होता है, और दो इलेक्ट्रोड्स जो होते हैं इसमें एक इलेक्ट्रोड पॉजिटिव होता है, इसको एनोड कहते हैं, दूसरा नेगेटिव होता है, इसको कैथोड कहते हैं। और इस परिपथ में जो जोड़ा जाता है, दोनों इलेक्ट्रोडों को जोड़ते हुए ये कोई रेजिस्टेंस लगा दिया गया है। ये रेजिस्टेंस का मतलब विद्युत उपकरण कोई लगा दिया गया, जैसे बल्ब है, पंखा है, कूलर है, टीवी है, ये सब लगा हुआ, ठीक है। जैसे ही एक स्विच का सिंबल ऐसे होता है, स्विच भी बना देते हैं, ये स्विच है, ठीक है। जैसे ही कुंजी, KEY, की माने कुंजी, जैसे ही कुंजी ऑन की जाती है, प्रेस की जाती है, कनेक्ट किया जाता है, निगेटिव इलेक्ट्रोड से इलेक्ट्रॉन, यहाँ निगेटिव इलेक्ट्रोड पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पर उतने ही इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है। अधिकता वाले इलेक्ट्रोड अर्थात कैथोड से इलेक्ट्रॉन एनोड पर जाने लगते हैं, और विद्युत धारा इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के विपरीत दिशा में धारा बहती है। धारा का प्रवाह सदैव इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के अपोजिट डायरेक्शन में होता है। ये बाह्य परिपथ में बात कर रहे हैं। बाह्य परिपथ में कैथोड से एनोड की ओर इलेक्ट्रॉन बहते हैं। इलेक्ट्रॉन आवेशित कण है, आवेशों का प्रवाह होता है, और आवेश प्रवाह की दर को ही विद्युत धारा कहते हैं। आवेश प्रवाह की दर को, दर माने समय दर, दर खाली कहा जाए और कुछ ना कहा जाए, सदैव समय दर, आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। तो ये इलेक्ट्रिक करंट है, विद्युत धारा है। अगर मान लीजिए t सेकंड में किसी वैद्युत परिपथ से होकर प्रवाहित आवेश Q है, तो 1 सेकंड में कितना आवेश प्रवाहित हो जाएगा, Q/T। मतलब आवेश प्रवाह की दर हो गई Q/T। इसी आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। इसको I से रिप्रेजेंट करते हैं, कहीं कहीं स्मॉल I, कहीं कहीं कैपिटल I भी लिख देते हैं, कोई मतलब नहीं, चाहे कैपिटल लिखो या स्मॉल लिखो। तो I बराबर Q/T, जहाँ Q आवेश है, आवेश क्वांटीकरण, पीछे के लेक्चर्स में क्वांटीकरण हो गया है कि प्रत्येक आवेशित वस्तु का आवेश एक न्यूनतम मान का पूर्ण गुणज होता है, उसको स्मॉल लेटर के E से डिनोट करते हैं। अगर N इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं, t सेकंड में प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या अगर n है, तो आपको मालूम है Q बराबर NE होता है, कुल चार्ज Q बराबर NE होगा, और उस स्थिति में I बराबर हो जाता है NE/T। I बराबर NE/T, ये I है, इलेक्ट्रिक करंट है। तो विद्युत धारा का मात्रक ये Q कूलाम और T समय, तो मात्रक क्या हो जाएगा, कूलाम प्रति सेकंड या एम्पियर होता है। एम्पियर को कैपिटल लेटर के A से रिप्रेजेंट करते हैं, कूलाम प्रति सेकंड या एम्पियर। एम्पियर फंडामेंटल यूनिट है, मूल मात्रक है। एम्पियर क्या है, मूल मात्रक है। ये
व्युत्पन्न मात्रक नहीं है, मूल मात्रक है। तो विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। विद्युत धारा एक अदिश राशि है। यहाँ पर थोड़ी सी कहीं कहीं कंफ्यूजन रहता है, कुछ लोग जैसे कंफ्यूज हो जाते हैं, कोई पूछ ले आपसे कि विद्युत धारा में तो आप कह रहे हैं कि धारा का प्रवाह कैथोड से, इलेक्ट्रॉन कैथोड से एनोड की ओर जाते हैं, तो धारा एनोड से कैथोड की ओर जाती है। तो जब धारा के प्रवाह में दिशा बताई जा रही है कि एनोड से कैथोड की ओर धारा बहती है और विद्युत धारा अदिश राशि है, ये कैसे है? जैसे कहते हैं कि कुछ लोग पूछ लेते हैं कि विद्युत धारा में तो दिशा बताई जाती है कि दिशा इधर से इधर धारा बह रही है, तो फिर ये अदिश कैसे है? ठीक है, हम बता रहे हैं अदिश। देखिए, सदिश विद्युत धारा का जो रिजोल्यूशन है, विद्युत धारा की जो संक्रिया है, वो सदिश नियमों का पालन नहीं करती। विद्युत धारा की संक्रिया, विद्युत धारा का जोड़ना घटाना बीजगणितीय नियमों के आधार पर होता है, सदिश नियमों के आधार पर नहीं होता। इसीलिए विद्युत धारा एक अदिश राशि है, क्योंकि अब ध्यान से सुनिए, क्योंकि इसकी संक्रिया सदिश नियमों का पालन नहीं करती है। एक उदाहरण देंगे तो आप बढ़िया समझ पाओगे। जैसे मान लीजिए कि ये कोई परिपथ है जिसमें धारा ये I1 इधर से आ रही है, I2 इधर से धारा आ रही है, तो ये जो जाने वाली धारा होगी ये I1 प्लस I2 होगी। इसके बीच का एंगल चाहे जो हो, इससे कोई मतलब नहीं है। अगर वेक्टर होता तो एंगल से मतलब रहता √I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर प्लस 2I1 I2 cos थीटा, लेकिन यहाँ पर एंगल से कोई मतलब नहीं है। तो विद्युत धारा की संक्रिया सदिश नियमों का पालन नहीं करती, बीजगणितीय नियमों का पालन करती है। इसीलिए विद्युत धारा एक अदिश राशि है, सदिश राशि नहीं है। कुछ लोग पूछ लेते हैं कि विद्युत धारा अदिश राशि है कि सदिश राशि है। आप कहोगे अदिश राशि है, तो कहेंगे अदिश राशि कैसे है? अदिश राशि जब उसमें दिशा है तो अदिश कैसे है? तो अब समझ गए ठीक से? ठीक, वेरी गुड। तो विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है, विद्युत धारा एक अदिश राशि है। हो गया इतनी बात। अब आगे है फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल ऑफ इलेक्ट्रिक कंडक्शन। वैद्युत चालन का मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल क्या है? थोड़ा मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल ध्यान देकर समझिए। प्रत्येक पदार्थ परमाणुओं से मिलकर बना है और परमाणु के नाभिक में, प्रत्येक पदार्थ परमाणुओं से मिलकर बना है और परमाणु के नाभिक में कौन कौन से आवेश होते हैं? केवल धनावेश होता है। नाभिक में प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज है, न्यूट्रॉन पर जीरो चार्ज है। न्यूट्रॉन विद्युत उदासीन होता है। और इस नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन अब अलग अलग कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों के वितरण की कई योजना आप पढ़ चुके हो, बोर बड़ी स्कीम, या ये तो केमिस्ट्री में कई चीज़ें आपने पढ़ी होगी। कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों का वितरण किस आधार पर होता है, ये आपको मालूम है। ठीक है, अब देखिए न्यूक्लियस में, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव चार्ज होता है। ये इलेक्ट्रॉन है, इस पर निगेटिव चार्ज होता है। नाभिक के बिल्कुल निकट वाली कक्षा का जो इलेक्ट्रॉन होता है, इस पर नाभिक द्वारा लगाया गया आकर्षण बल कूलाम के नियमानुसार सर्वाधिक होता है, क्योंकि कूलाम के नियमानुसार वैद्युत बल का मान दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो जो इलेक्ट्रॉन नाभिक के निकटतम कक्षा में होते हैं, बिल्कुल समीप वाली कक्षा का इलेक्ट्रॉन जो होगा, इस पर नाभिक द्वारा लगाया गया आकर्षण बल सर्वाधिक होने के कारण ये इलेक्ट्रॉन अपने ही ऑर्बिट में चक्कर लगाता है। अर्थात ये इलेक्ट्रॉन अपने न्यूक्लियस से बहुत दृढ़बद्ध होता है, दृढ़बद्ध, बहुत स्ट्रिक्टली बाउंडेड होता है। ये इलेक्ट्रॉन स्ट्रिक्टली बाउंडेड होता है। क्या होता है? स्ट्रिक्टली बाउंडेड, दृढ़बद्ध, स्ट्रिक्टली बाउंडेड। जैसे जैसे
ऑर्बिट्स बढ़ती हैं, जैसे जैसे कक्षाएं बढ़ती हैं, जैसे इस कक्षा के बाद ये वाली कक्षा जो है, ये न्यूक्लियस से इसकी दूरी ज़्यादा हो गई, इसलिए इस कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन रोटेट कर रहा है, इस इलेक्ट्रॉन पर नाभिक का आकर्षण बल इस इलेक्ट्रॉन पर नाभिक द्वारा लगाए गए आकर्षण बल की तुलना में कम हो जाता है। तो जैसे जैसे ऑर्बिट्स, जैसे जैसे कक्षाएं बढ़ती हैं, बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉनों पर नाभिक द्वारा लगाया गया आकर्षण बल कंटिन्यूअसली डिक्रीज करता है, और आउटर मोस्ट ऑर्बिट के बाह्यतम कक्षा के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉनों पर नाभिक द्वारा लगाया गया आकर्षण बल इतना क्षीण हो जाता है कि बाह्यतम कक्षा के कुछ इलेक्ट्रॉन, सभी इलेक्ट्रॉन नहीं, बाह्यतम कक्षा के कुछ इलेक्ट्रॉन अपने इस परमाणु को, अपनी इस कक्षा को छोड़कर बाहर निकल जाते हैं। पदार्थ में बने रहते हैं लेकिन अपने परमाणु को छोड़ देते हैं, सारे इलेक्ट्रॉन नहीं, कुछ इलेक्ट्रॉन। तो ये जो बाह्यतम कक्षा के कुछ इलेक्ट्रॉन, एक या दो इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा को छोड़कर इस परमाणु से निकल जाते हैं, इन इलेक्ट्रॉनों को फ्री इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन या कंडक्शन इलेक्ट्रॉन कहते हैं। कंडक्शन इलेक्ट्रॉन कहते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन या कंडक्शन इलेक्ट्रॉन कहते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन या चालन इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ये बात समझ में आ गई? परमाणु के बाह्यतम कक्षा वाले वे इलेक्ट्रॉन जो अपने परमाणु को छोड़कर बाहर निकल जाते हैं, उन इलेक्ट्रॉनों को मुक्त इलेक्ट्रॉन या चालन इलेक्ट्रॉन कहते हैं। पदार्थ की चालकता इन्हीं मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्भर करती है। जिन पदार्थों में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होती है वे सुचालक होते हैं, जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत कम अथवा नहीं होती है वे इंसुलेटर, कुचालक कहलाते हैं। ठीक है। धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या औसत रूप से 10⁻29 मुक्त इलेक्ट्रॉन प्रति घन मीटर आयतन में 10⁻29 मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। अर्थात धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होने के कारण ये सुचालक होते हैं। ठीक है। सबसे अच्छा चालक सिल्वर, चांदी होता है। देखिए इसीलिए कहा जाता है जिसका काम बहुत बढ़िया चलता है तो कहते हैं इनकी बहुत चांदी है इस समय। चांदी का मतलब बढ़िया सर्कुल, बढ़िया चल रहा हो काम। तो सबसे अच्छा चालक क्या है? चांदी, सिल्वर सबसे अच्छा चालक है। चांदी के बाद तांबा, सोना, एल्यूमिनियम, इसी क्रम में सबसे अच्छा चालक चांदी है। चांदी इज द बेस्ट कंडक्टर। ठीक है। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल समझ में आया। पदार्थ की चालकता इन्हीं मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्भर करती है। जिन पदार्थों में मुक्त इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे वो सुचालक होंगे। एक बात और है, जैसे कोई कंडक्टर है, मान लो ये कंडक्टर है, कोई चालक है, चालक तार है, तार को थोड़ा हम मोटा इसलिए बना रहे हैं जिससे आप समझ जाएं। ऐसे मान लो कि इसको आप सूक्ष्मदर्शी से देख रहे हो, इसलिए ये कोई चालक तार है, इसमें बहुत सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन हो। मुक्त इलेक्ट्रॉन कौन से इलेक्ट्रॉन? वे इलेक्ट्रॉन जो अपने परमाणु को छोड़कर बाहर निकल गए वे मुक्त इलेक्ट्रॉन हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन जिस परमाणु को छोड़कर, ये मान लीजिए कोई परमाणु है, इस परमाणु को छोड़कर अगर एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया तो एक इलेक्ट्रॉन मुक्त हो गया और ये परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई तो ये परमाणु धनायन बन गया। अगर दो इलेक्ट्रॉन निकले हैं तो इस परमाणु में दो इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी तब भी ये धनायन बन गया। माने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, अगर एक परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन निकला तो एक इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज और वो परमाणु धनायन बन जाता है। परमाणु धनायन बन गया, इसका मतलब केवल ये एक इलेक्ट्रॉन की कमी आई, बाकी सारे इलेक्ट्रॉन उसमें हैं, प्रोटॉन पूरे हैं, न्यूट्रॉन पूरे हैं। इट मीन्स धनायन का द्रव्यमान परमाणु के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है, केवल एक ही इलेक्ट्रॉन की कमी। धनायन भारी होते हैं, परमाणु के आकार के लगभग बराबर ही रहते हैं, एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया तो जिस परमाणु से इलेक्ट्रॉन निकलता है वो धनायन बन जाता है। धनायनों की संख्या मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या से अधिक नहीं हो सकती। जैसे एक इलेक्ट्रॉन निकला तो एक इलेक्ट्रॉन मुक्त हुआ, एक धनायन बना, लेकिन दो इलेक्ट्रॉन अगर मुक्त हुआ तो इलेक्ट्रॉन तो दो मुक्त हुआ लेकिन धनायन तो एक ही बना। मतलब मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या धनायनों से अधिक संभव है, लेकिन धनायनों की संख्या मुक्त इलेक्ट्रॉनों से अधिक संभव
नहीं है। समझ में आ रही बात? अच्छा देखिए, जब ये इलेक्ट्रॉन इससे निकलते हैं, ऐसे बहुत सारे परमाणु हैं, ये सब इलेक्ट्रॉन है, ये रेड कलर से हम दिखा रहे हैं इनको, रेड कलर से ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है रेड कलर वाले। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से मुक्त हुए? जहाँ जिस परमाणु से इलेक्ट्रॉन मुक्त हुए वो परमाणु क्या बन गया बच्चों? धनायन बन गया, पॉजिटिव आयन बन गया। तो इलेक्ट्रॉन बहुत सारे हैं और ऐसे ही बहुत सारे धनायन भी हैं। धनायनों की संख्या मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या से अधिक नहीं हो सकती, कम हो सकती, ये सब धनायन है। हाँ, अब एक प्रश्न ये उठता है कि जब इलेक्ट्रॉन परमाणु को छोड़कर बाहर निकल गया तो ये पदार्थ को छोड़कर बाहर क्यों नहीं चला गया? हाँ, ये भी प्रश्न उठता है, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन परमाणु को छोड़कर बाहर निकलता है तो वो परमाणु धनायन बन जाता है। चालक पदार्थों में बहुत सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं और बहुत सारे धनायन होते हैं। धनायनों द्वारा इलेक्ट्रॉनों पर कुछ नेट आकर्षण बल लगता रहता है। आकर्षण बल का मान इतना अधिक नहीं होता कि इलेक्ट्रॉन फिर से परमाणु में मिल जाएं, लेकिन इतना कम भी नहीं होता है कि इलेक्ट्रॉन पदार्थ को छोड़कर बाहर निकल जाए। समझ गए? ये इलेक्ट्रॉन अपनी स्वाभाविक गतिज ऊर्जा के कारण, ऊष्मीय वेग के कारण, ताप के कारण, ऊष्मीय वेग के कारण इस पदार्थ में रैंडमली अनियमित गति करते रहते हैं। इनकी चाल लगभग, ऊष्मीय चाल की बात करते हैं, लगभग 10 की पावर 5 मीटर प्रति सेकंड होती है। इलेक्ट्रॉनों की औसत ऊष्मीय चाल लगभग 10 की पावर 5 मीटर पर सेकंड होती है। ठीक है? तो ये मुक्त इलेक्ट्रॉन हैं बहुत सारे जो रेड कलर के हैं, और ये धनायन है। ठीक, मुक्त इलेक्ट्रॉन और धनायन। मुक्त इलेक्ट्रॉन बहुत होते हैं, अगर चालक है तो बहुत सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे और बहुत सारे धनायन भी होंगे। बहुत सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन, बहुत सारे धनायन, लेकिन धनायनों की संख्या मुक्त इलेक्ट्रॉनों से अधिक नहीं हो सकती है। ठीक, तो ये रैंडमली गति करते रहते हैं। ये मुक्त इलेक्ट्रॉन चालक पदार्थ में ही रहते हैं, पदार्थ को छोड़कर बाहर नहीं जाते, और ऊष्मीय ऊर्जा के कारण, थर्मल एनर्जी, ऊष्मीय ऊर्जा के कारण पूरे पदार्थ में रैंडमली गति करते रहते हैं, अनियमित गति करते रहते हैं, और औसत ऊष्मीय चाल 10 की पावर 5 मीटर प्रति सेकंड होती है। ठीक है? तो फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल समझ में आया। अब मीन फ्री पाथ सुन लो क्या होता है बच्चों। मीन फ्री पाथ, औसत मुक्त पथ सुन लो क्या होता है। औसत मुक्त पथ क्या है? औसत मुक्त पथ, औसत मुक्त पथ, मीन फ्री पाथ, मीन फ्री पाथ सुनो क्या है। चालक पदार्थों में मुक्त इलेक्ट्रॉन पूरे पदार्थ में अनियमित गति करते रहते हैं, और इन मुक्त इलेक्ट्रॉनों की चालक पदार्थ में उपस्थित धनायनों से बार बार टक्कर होती है, बार बार कोलिजन होता है, टक्कर होता है। तो ये इलेक्ट्रॉन धनायनों से बार बार टकराते, जैसे ये इलेक्ट्रॉन है, ये धनायन से इससे टकरा गया, टकराने के बाद अनियमित गति इधर टकराया, इससे जाके टकरा गया, इससे टकराने के बाद इससे जाकर टकरा गया, इससे टकराने के बाद ऐसे, माने ये कहीं ना कहीं धनायन से टकराता रहता है, ऐसे अनियमित गति होती है। और ये मुक्त इलेक्ट्रॉन चालक तार में उपस्थित धनायनों से बार बार टकराते हैं। दो क्रमागत टक्करों के बीच, जैसे एक टक्कर यहाँ हुई फिर अगली टक्कर यहाँ हुई, दो क्रमागत टक्करों के बीच, जैसे एक टक्कर, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ टकराया फिर यहाँ से यहाँ टकराया, तो यहाँ टकराया के जस्ट बाद यहाँ टकराया। दो क्रमागत टक्करों के बीच मुक्त इलेक्ट्रॉन जितनी दूरी तय करता है उस दूरी को औसत मुक्त पथ कहते हैं। दो क्रमागत टक्करों में मुक्त इलेक्ट्रॉन द्वारा तय की गई औसत दूरी को, औसत दूरी का मतलब इन दो क्रमागत टक्करों में हो सकता है कम दूरी तय किया हो, इन दो क्रमागत टक्करों में अपेक्षाकृत ज़्यादा दूरी तय कर सकता है, इन दो क्रमागत टक्करों में हो सकता है इससे भी डिफरेंट दूरी तय कर सकता है। तो अलग अलग टक्करों में मुक्त इलेक्ट्रॉन द्वारा, अलग अलग क्रमागत टक्करों में मुक्त इलेक्ट्रॉन द्वारा चली गई दूरी, तय की गई दूरी थोड़ी अंतर होती, कम ज़्यादा होती है। तो चालक पदार्थों में मुक्त इलेक्ट्रॉन अनियमित गति करते रहते हैं तथा ये पदार्थ में उपस्थित धनायनों से बार बार टकराते हैं। दो क्रमागत टक्करों के बीच मुक्त इलेक्ट्रॉन द्वारा चली गई, तय की गई औसत दूरी को मीन फ्री पाथ, औसत मुक्त पथ कहते हैं। इसको लेम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं, लेम्डा से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है,
समझ में आया औसत मुक्त पथ। अब रिलैक्सेशन टाइम सुन लो क्या होता है। एक टक्कर मुक्त इलेक्ट्रॉन की यहाँ धनायन से हुई और दूसरी टक्कर इसी मुक्त इलेक्ट्रॉन की यहाँ धनायन से हुई। दो क्रमागत टक्करों के बीच मुक्त इलेक्ट्रॉन जितनी टाइम लेता है उसको रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं, श्रांति काल कहते हैं। दो क्रमागत टक्करों में मुक्त इलेक्ट्रॉनों द्वारा लिया गया समय श्रांति काल कहलाता है, रिलैक्सेशन टाइम। इसको टाउ से प्रदर्शित करते हैं। रिलैक्सेशन टाइम समझ में आया। दो ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉन चालक तार में, चालक पदार्थों में मुक्त इलेक्ट्रॉन जो अनियमित गति करते रहते हैं, ये धनायनों से बार बार टकराते हैं। दो क्रमागत टक्करों में मुक्त इलेक्ट्रॉन जितनी दूरी औसत रूप से तय करता है वो औसत मुक्त पथ है, और इन दो क्रमागत टक्करों में जितना समय लगता है उसको रिलैक्सेशन टाइम, श्रांति काल कहते हैं। ठीक है, वेरी गुड। अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी, अपवाह वेग क्या है? अपवाह वेग या अनुगमन वेग भी कहते हैं बच्चों। अनुगमन वेग सुन लो क्या होता है। देखिए ये तो चालक तार में मुक्त इलेक्ट्रॉन अनियमित गति कर रहे हैं। अगर इस चालक तार के सिरों को हम किसी बैटरी से जोड़ दें, चालक तार के सिरों को किसी बैटरी से कनेक्ट कर दिया जाए, जैसे ही चालक तार के सिरों को हम बैटरी से जोड़ेंगे, चालक तार के सिरों को ये बैटरी से जोड़ दिया गया, बैटरी का ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये निगेटिव टर्मिनल है, तो पॉजिटिव जिधर जुड़ा हुआ है पॉजिटिव टर्मिनल से पॉजिटिव कनेक्शन वाले सिरे से निगेटिव कनेक्शन वाले सिरे की ओर वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो गया। अर्थात इस चालक तार के सिरों पर वैद्युत विभवांतर लगा दिया गया। 20 वोल्ट की बैटरी है तो चालक तार के सिरों पर वैद्युत विभवांतर भी लगा दिया गया। अब वैद्युत क्षेत्र के भीतर मुक्त इलेक्ट्रॉनों पर वैद्युत बल वैद्युत क्षेत्र के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, विपरीत दिशा में लगता है। धनायनों पर वैद्युत बल वैद्युत क्षेत्र के अनुदिश लगता है। धनायन भारी होते हैं, इसलिए वैद्युत बल के कारण ठोस पदार्थों चालकों में धनायन गतिमान नहीं हो पाते क्योंकि भारी होते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं, इसलिए जैसे ही चालक तार के सिरों पर बैटरी लगाई जाती है, मुक्त इलेक्ट्रॉन वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में गति करते हैं, और जैसे ही ये चलते हैं तो ये धनायनों से टकरा जाते हैं। इधर वैसे पहले अनियमित गति कर रहे थे, धनायनों से टकरा रहे थे, लेकिन अब वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में चलते हैं और धनायनों से टकरा जाते हैं। अगर ये नहीं टकराता इलेक्ट्रॉन, यहाँ से वैद्युत बल लग रहा है इलेक्ट्रॉन पर वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में, अगर ये धनायन से टकराता नहीं तो इसकी त्वरित गति होती, इसका वेग बढ़ता चला जाता, और यहाँ आते आते एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक पहुँचते पहुँचते बहुत उच्च वेग प्राप्त कर लेता। लेकिन धनायनों से टकरा जाने के कारण ये उतना वेग अर्जित नहीं कर पाता जितना इसको वास्तव में ये वैद्युत विभवांतर प्रदान कर सकता था, उतना वेग अर्जित नहीं कर पाता। अच्छा, अब परिभाषा सुनिए। जब किसी चालक तार के सिरों पर वैद्युत विभवांतर स्थापित करते हैं तो चालक तार में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन वैद्युत क्षेत्र के अपोजिट दिशा में, विपरीत दिशा में तार की लंबाई के अनुदिश, ऐसे चलते हैं, ऐसे नहीं, तार की लंबाई के अनुदिश गति करते हैं, और इन इलेक्ट्रॉनों की चालक तार में उपस्थित धनायनों से बार बार टक्कर होती है। इस प्रकार चालक तार के सिरों पर लगाया गया विभवांतर चालक तार में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों को त्वरित गति प्रदान नहीं कर पाता। माने एक टक्कर से दूसरे टक्कर तक त्वरित गति है, लेकिन एक सिरे से दूसरे सिरे तक त्वरित गति नहीं है, त्वरित गति प्रदान नहीं कर पाता, बल्कि लंबाई के अनुदिश वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में एक छोटा नियत वेग ही प्रदान कर पाता है। इस नियत वेग के औसत मान को अनुगमन वेग या अपवाह वेग कहते हैं। इसे BD, D फॉर ड्रिफ्ट, D सफिक्स है, BD से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, तो अपवाह वेग की परिभाषा पूछी भी गई कई बार, तो इसको आप थोड़ा कई बार देख करके नोट्स बना लीजिए। आज का टॉपिक इतना ही रहेगा बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद आपको।